जय हिंद एवरीवन, माय नेम इज़ गगनदीप। आज का जो ये मॉडल पेपर है एनसीसी बी सर्टिफिकेट एग्ज़ाम के लिए वेरी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसमें हमने कुछ नए क्वेश्चंस को इंक्लूड किया है एनसीसी सी सर्टिफिकेट 2026 के एग्ज़ाम को देखते हुए। तो इसमें जो सबसे पहला क्वेश्चन है वो ये है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ द प्राइमरी पार्ट ऑफ द राइफल यूज्ड फॉर एमिंग। निम्नलिखित में से राइफल का लक्ष्य साधने के लिए कौन सा मुख्य भाग होता है। तो एमिंग के लिए कौन सा मुख्य भाग होता है इसमें से, तो ये होता है रियर साइट, यानी कि ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज द करेक्ट पोजीशन ऑफ द एल्बो इन द प्रोन फायरिंग पोजीशन। प्रोन फायरिंग पोजीशन में स्थिति में कोहनी की जो सही स्थिति है वो कौन सी होती है। तो कोहनी जो है वो शरीर के पास होती है, क्लोज टू दी बॉडी होती है, ये बात हमको ध्यान रखनी है। फायरिंग की पोजीशंस की अगर हम बात करते हैं तो फायरिंग की टोटल 4 पोजीशन होती हैं। इसमें एक प्रोन पोजीशन होती है जिसे हम लेइंग पोजीशन भी बोल देते हैं, यानी कि लेट कर, पेट के बल जिसमें लेटे होते हैं। दूसरी हमारी सिटिंग पोजीशन होती है जिसमें बैठ के फायर करते हैं। नीलिंग पोजीशन होती है जिसमें एक घुटना नीचे रखा होता है, उसे नीलिंग पोजीशन बोलते हैं। और एक होती है स्टैंडिंग पोजीशन। स्टैंडिंग पोजीशन खड़े होकर, तो लेटकर, बैठकर, घुटनों के बल और खड़े होकर, इस 4 तरीके से हम फायरिंग करते हैं। तो फायरिंग पोजीशन कुल 4 तरह की होती है और उनके नाम मैंने आपको बता दिए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज़ द इफेक्टिव रेंज ऑफ इंसास राइफल। इंसास जो राइफल होती है उसकी इफेक्टिव रेंज कितनी होती है। तो इंसास की पहले आपको फुल फॉर्म पता होनी चाहिए। इंसास की फुल फॉर्म होती है इंडियन स्मॉल आर्म सिस्टम। इंडियन स्मॉल आर्म सिस्टम, ये जो है इंसास की फुल फॉर्म होती है। और ये कौन से देश में निर्मित है, ये भारत देश में निर्मित है। और इसकी जो इफेक्टिव रेंज होती है वो 400 मीटर होती है। कितनी होती है, 400 मीटर होती है, ये बात आपको याद रखनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट पार्ट ऑफ द राइफल क्लीनिंग। निम्नलिखित में से कौन राइफल की सफाई का हिस्सा नहीं है। तो राइफल की सफाई का हिस्सा जो नहीं है वो है मैगजीन भरना। मैगजीन भरना राइफल की सफाई का हिस्सा नहीं है। बाकी लुब्रिकेशन का यूज़ करना, बैरल की इंस्पेक्शन, जांच करना और ऑयल की एप्लीकेशन करना, ये सभी सफाई का हिस्सा हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन फायरिंग ड्रिल व्हाट इज़ द फर्स्ट सेफ्टी स्टेप बिफोर हैंडलिंग ए राइफल। फायरिंग ड्रिल में राइफल संभालने से पहले पहला सुरक्षा कदम क्या है। तो सबसे पहला जो सुरक्षा कदम है वो है हमको ये जांच करना कि राइफल जो है वो अनलोडेड है। कन्फर्मिंग द राइफल इज अनलोडेड, यह सुनिश्चित करना कि राइफल जो है वो खाली है। और राइफल को लोडेड कब बोलते हैं, ये क्वेश्चन भी एक बार आया है कि व्हेन इट इज सेड दैट राइफल इज लोडेड, तो जब चैम्बर में राउंड हो तब ये बात हम बोलेंगे कि राइफल जो है वो लोडेड है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 6, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द स्टैंडर्ड कैलिबर ऑफ द 7.62 mm राइफल। निम्नलिखित में से 7.62 mm राइफल का मानक कैलिबर कितना होता है। तो कैलिबर जो है ये आगे लिखा होता है, यही इसका कैलिबर होता है। तो ऑप्शन बी करेक्ट आंसर यहाँ पर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज़ द प्राइमरी पर्पज ऑफ द सेफ्टी कैच ऑन ए फायर। राइफल पर सेफ्टी कैच जो होता है उसका मुख्य उद्देश्य क्या होता है। तो उसका जो मुख्य उद्देश्य होता है वो होता है टू प्रिवेंट एक्सीडेंटल डिस्चार्ज, आकस्मिक फायरिंग को रोकना, इसका मुख्य उद्देश्य होता है। विच ऑफ दीज टर्म्स रेफर टू द रियर पार्ट ऑफ ए राइफल। इनमें से कौन सा शब्द राइफल के पिछले भाग को दर्शाता है। तो राइफल के पिछले भाग को हम स्टोक भी बोल देते हैं, बट स्टोक भी बोल देते हैं, या फिर हम जो नॉर्मली यूज़ करते हैं उसे हम बोलते हैं बट। ठीक है, जो पीछे का पार्ट होता है राइफल के। तो यहाँ पर दिए गए ऑप्शंस में से ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। विच फायरिंग पोजिशन प्रोवाइड द मैक्सिमम स्टेबिलिटी। कौन सी फायरिंग की स्थिति जो है वो अधिकतम स्थिरता प्रदान करती है। तो सबसे ज़्यादा स्टेबिलिटी जो प्रोवाइड करती है वो प्रोन पोजीशन जो होती है, लेट कर जब हम फायर करते हैं वो प्रोवाइड करती है। व्हाट इज़ द करेक्ट ब्रीदिंग टेक्निक वाइल फायरिंग। फायरिंग करते समय सही श्वास तकनीक क्या है। तो सही श्वास तकनीक है होल्ड यूर ब्रेथ वाइल एमिंग, निशाना लगाते समय सांस को रोके। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट डज जीरोइंग ए राइफल मीन। राइफल को जीरो करना, इसका क्या अर्थ होता है, या राइफल की जीरोइंग करना इसका क्या मतलब होता है। इसका मतलब होता है एडजस्टिंग साइट टू एंश्योर एक्यूरेसी, सटीकता सुनिश्चित करने के लिए साइट को समायोजित करना राइफल को जीरोइंग करना कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, व्हाट इज द टर्म फॉर द प्रोसेस ऑफ अलाइनिंग द फ्रंट एंड रियर साइट ऑन ए टारगेट। लक्ष्य पर फ्रंट और रियर साइट को मिलाने की प्रक्रिया को क्या बोलते हैं। तो इस प्रक्रिया को एमिंग बोला जाता है। क्या बोला जाता है, एमिंग, ऑप्शन बी।
अगर हम वेपन ट्रेनिंग की बात करें तो उसमें 3 मुख्य सिद्धांत होते हैं जिसे हम HAT से रिप्रेजेंट करते हैं। H का मतलब होता है होल्डिंग, A का मतलब एमिंग और T का मतलब ट्रिगर ऑपरेशन। पहले हमको राइफल को अच्छे से पकड़ना है, फिर एमिंग करनी है और फिर हमको ट्रिगर दबाना है, तो HAT से इसे रिप्रेजेंट करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज़ द मेन कोज ऑफ ए मिस फायर इन ए राइफल। अगर राइफल में मिस फायर हो जाती है तो उसका मुख्य कारण क्या हो सकता है। तो उसका जो मुख्य कारण होता है वो फॉल्टी एमिनेशन होता है, खराब गोला बारूद। विच इज़ नॉट ए फायरिंग पोजीशन, इनमें से कौन सी फायरिंग की पोजीशन नहीं है। प्रोन पोजीशन होती है, खड़े होकर भी होती है, नीलिंग भी होती है, सिटिंग भी होती है, बैठकर भी होती है, लेकिन झुककर फायरिंग करना ऐसा कुछ नहीं होता। तो ऑप्शन सी हमारा यहाँ पे सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट टॉपिक के ऊपर आते हैं हम। ये टॉपिक है हमारा मिसलेनियस में से एनसीसी जनरल का, यानी कि सामान्य एनसीसी के क्वेश्चन यहाँ पर पूछे जाएंगे। और सबसे पहला क्वेश्चन है कि इन विच ईयर वाज द एनसीसी ऑफिशियली एस्टेब्लिश्ड। एनसीसी की आधिकारिक स्थापना कब हुई थी। तो एनसीसी की स्थापना 1948 में हुई थी। एनसीसी में गर्ल्स डिवीज़न को ऐड किया गया था, गर्ल्स विंग को 1949 में। 1950 के अंदर एनसीसी में एयर विंग को ऐड किया गया था और 1952 के अंदर एनसीसी में नवल विंग की स्थापना हुई थी। तो ये चारों के चारों जो इंपॉर्टेंट ईयर हैं ये याद रखने हैं आपको। व्हाट इज़ द मोटो ऑफ एनसीसी। एनसीसी का आदर्श वाक्य क्या है। एनसीसी का आदर्श वाक्य है यूनिटी एंड डिसिप्लिन, एकता और अनुशासन। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द प्राइमरी एम ऑफ एनसीसी। निम्नलिखित में से एनसीसी का मुख्य उद्देश्य क्या है। तो मुख्य उद्देश्य है डेवलपिंग द लीडरशिप क्वालिटीज़, नेतृत्व के गुणों का विकास करना एनसीसी के मुख्य उद्देश्यों में से एक है। व्हाट डू दी 3 कलर ऑफ द एनसीसी फ्लैग रिप्रेजेंट। एनसीसी ध्वज में जो 3 रंग होते हैं वो क्या दर्शाते हैं। तो 3 रंग दर्शाते हैं आर्मी, नेवी और एयरफोर्स को। जो रेड कलर होता है वो आर्मी को रिप्रेजेंट करता है। जो लाइट ब्लू कलर होता है, लाइट ब्लू कलर, वो एयरफोर्स को रिप्रेजेंट करता है। और जो डार्क ब्लू कलर होता है वो नेवी को रिप्रेजेंट करता है। तो ये बातें आपको अच्छे से याद होनी चाहिए। नेक्स्ट टॉपिक आता है हमारा नेशनल इंटीग्रेशन। यहाँ पर एनसीसी इंटीग्रेशन नहीं है, नेशनल इंटीग्रेशन आएगा। क्या आएगा। नेशनल इंटीग्रेशन, यानी कि राष्ट्रीय एकता। विच ऑफ द फॉलोइंग एक्टिविटी बेस्ट प्रमोट द नेशनल इंटीग्रेशन। निम्नलिखित में से कौन सी गतिविधि जो है वो राष्ट्रीय एकता को अच्छे से बढ़ावा देती है, राष्ट्रीय एकता को सबसे बेहतर बढ़ावा देती है। तो वो है कल्चरल एक्सचेंज कैंप्स, इंटर स्टेट कल्चरल एक्सचेंज कैंप, अंतर्राज्यीय सांस्कृतिक आदान प्रदान शिविर, जैसे कि NIC होते हैं, नेशनल इंटीग्रेशन कैंप, SNIC होते हैं, स्पेशल नेशनल इंटीग्रेशन कैंप। अब इनका नाम बदल के EBS भी रख दिया गया है, एक भारत श्रेष्ठ भारत कैंप। तो इस तरह के जो कैंप हैं वो नेशनल इंटीग्रेशन में मदद करते हैं। नेक्स्ट है हमारा व्हाट इज़ द सिग्निफिकेंस ऑफ इंडिपेंडेंस डे इन इंडिया। भारत में स्वतंत्रता दिवस का क्या महत्व है। तो भारत में स्वतंत्रता दिवस का महत्व है कि इस दिन एंड ऑफ ब्रिटिश रूल हुआ था, भारत में ब्रिटिश शासन का अंत हो गया था। विच इंडियन फेस्टिवल प्रमोट यूनिटी एंड ब्रदरहुड अमंग डिफरेंट कम्युनिटीज़। कौन सा भारतीय त्यौहार विभिन्न समुदायों के बीच एकता और भाईचारे को बढ़ावा देता है। दिवाली, ईद, क्रिसमस। तो उपरोक्त सभी करेक्ट आंसर हो जाएगा। विच कॉन्स्टिट्यूशनल फीचर ऑफ इंडिया प्रमोट नेशनल इंटीग्रेशन। भारत की कौन सी संवैधानिक विशेषता राष्ट्रीय एकता को बढ़ावा देती है। डिवीजन ऑफ पावर, धर्मनिरपेक्षता, संघवाद या फिर संसदीय प्रणाली। तो ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा इस क्वेश्चन नंबर 8 के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9। विच प्रोग्राम इज स्पेसिफिकली डिजाइन टू एनकरेज एनसीसी कैडेट्स टू इंटरेक्ट विद पीपल फ्रॉम डिफरेंट कल्चर्स। कौन सा कार्यक्रम विशेष रूप से एनसीसी कैडेटों को विभिन्न संस्कृतियों के लोगों के साथ बातचीत के लिए प्रोत्साहित करता है। तो ये है यूथ एक्सचेंज प्रोग्राम, जिसे हम YEP के नाम से जानते हैं, YEP यूथ एक्सचेंज प्रोग्राम। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा यहाँ पर कि हु इज़ रेफर्ड टू एज द फादर ऑफ द नेशन इन इंडिया। भारत में राष्ट्रपिता किसे कहा जाता है। तो भारत में राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी को कहा जाता है। आपको ये बताना है कि इनका जन्म कब हुआ था और कहाँ पर हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज़ द रोल ऑफ एनसीसी कैडेट्स इन प्रमोटिंग द कम्युनल हार्मनी। सांप्रदायिक सद्भाव को बढ़ावा देने में एनसीसी कैडेटों की क्या भूमिका है। तो इनकी जो भूमिका है वो है पार्टिसिपेटिंग इन कल्चरल फेस्टिवल, सांस्कृतिक त्योहारों में भाग लेना।
ऑप्शन बी हमारा यहाँ पे सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12। विच ऑफ द फॉलोइंग सिंबल रिप्रेजेंट नेशनल इंटीग्रेशन इन इंडिया? निम्नलिखित में से कौन सा प्रतीक भारत में राष्ट्रीय एकता को प्रतिनिधित्व करता है? तो वैसे तो सभी के सभी प्रतीक ही नेशनल इंटीग्रेशन के अंतर्गत आते हैं, लेकिन फिर भी जो हमारा ट्राई कलर है यानी कि हमारा राष्ट्रीय ध्वज है वो सभी को रिप्रेजेंट करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा आता है पर्सनैलिटी डेवलपमेंट से। लीडरशिप और पर्सनैलिटी डेवलपमेंट सबसे ज़्यादा वेटेज रखने वाले टॉपिक हैं, तो इन्हें आप ध्यान से देखिएगा। व्हाट इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट ट्रेट ऑफ ए गुड कम्युनिकेटर? एक अच्छे संचारक का सबसे महत्वपूर्ण गुण क्या है? सबसे महत्वपूर्ण गुण होता है सुनने की क्षमता, लिसनिंग एबिलिटी जो होती है। जो अच्छा सुन सकता है वही अच्छा बोल भी सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कॉन्फिडेंस इज बिल्ट बाय? आत्मविश्वास किससे बनता है? अधिक सोचने से नहीं, गलतियां दोहराने से नहीं, सकारात्मक कार्य करने से सही है। तो पॉजिटिव एक्शन से जो है वो आत्मविश्वास बढ़ता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए कंपोनेंट ऑफ इमोशनल इंटेलिजेंस? निम्नलिखित में से कौन भावनात्मक बुद्धिमत्ता का घटक है? तो भावनात्मक बुद्धिमत्ता का घटक है सेल्फ अवेयरनेस, आत्म जागरूकता। हमें पता हो कि हमारे बारे में क्या अच्छी बातें हैं क्या बुरी बातें, तभी हम इम्प्रूव कर सकते हैं। व्हाट डज द फर्स्ट इंप्रेशन रेफर टू इन पर्सनैलिटी डेवलपमेंट? व्यक्तित्व के विकास में फर्स्ट इंप्रेशन का क्या मतलब है? फर्स्ट इंप्रेशन से यहाँ पर मतलब होता है द इनिशियल इम्पैक्ट यू लीव ऑन अदर्स। दूसरों पर आपका प्रारंभिक प्रभाव क्या पड़ा है उसे फर्स्ट इंप्रेशन बोला जाता है। और ये कहावत भी है कि फर्स्ट इंप्रेशन इज द लास्ट इंप्रेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ दीज इज नॉट ए कम्युनिकेशन स्किल? इनमें से कौन सा संचार का कौशल नहीं है? स्पष्ट बोलना बिल्कुल सही है, सक्रिय रूप से सुनना ये भी सही है, शारीरिक हाव भाव भी होने चाहिए, लेकिन फ्रीक्वेंट इंटरप्शन, बार बार बाधा डालना, बार बार टोकना, ये जो है वो कम्युनिकेशन स्किल का पार्ट नहीं है पूछा गया है, तो इसीलिए सी करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, टाइम मैनेजमेंट इज एसेंशियल फॉर? समय प्रबंधन किसके लिए आवश्यक है? तो समय प्रबंधन प्रोडक्टिविटी के लिए आवश्यक है। ऑप्शन ए हमारा यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। समय टाइम मैनेजमेंट के अंदर हम प्रायोरिटाइज करते हैं कि हमारा मेन काम क्या है, पहले किसको प्रायोरिटी देनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पॉजिटिव बॉडी लैंग्वेज इंक्लूड? सकारात्मक शारीरिक भाषा में क्या शामिल है? तो सकारात्मक शारीरिक भाषा में शामिल है नोडिंग एंड स्माइलिंग, सिर हिलाना और मुस्कुराना। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ कैन वन इम्प्रूव सेल्फ डिसिप्लिन? आत्म अनुशासन कैसे सुधारा जा सकता है? सेटिंग गोल्स एंड स्टिकिंग टू देम, बिल्कुल यही सही जवाब हो जाएगा इसका। लक्ष्य निर्धारित कर उन्हें पूरा करना, जब हम ऐसा करते हैं तो हमारा सेल्फ डिसिप्लिन बढ़ता है। क्वेश्चन नंबर 9, द एबिलिटी टू इन्फ्लुएंस अदर्स इन पॉजिटिव वे इज कॉल्ड? दूसरों को सकारात्मक रूप से प्रभावित करने की जो क्षमता होती है उसे क्या कहते हैं? तो उसे बोला जाता है परसुएशन, परसुएड करना, किसी को पॉजिटिव तरीके से इन्फ्लुएंस करना परसुएशन कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, ए पर्सन विद हाई सेल्फ स्टीम? उच्च आत्मसम्मान वाला व्यक्ति अवॉइड्स चैलेंजेस नहीं, क्रिटिसाइज अदर्स नहीं, रिस्पेक्ट देमसेल्फ, स्वयं का सम्मान करता है, बिल्कुल सही। एक जो हाई सेल्फ स्टीम का पर्सन होता है वो स्वयं का सम्मान करता है, अपने आप की रिस्पेक्ट करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट डज द टर्म गोल सेटिंग मीन? लक्ष्य निर्धारण का क्या अर्थ है? इच्छाओं की सूची बनाना, डिफाइनिंग एंड प्लानिंग अचीवेबल ऑब्जेक्ट्स, अवॉइड बाधाओं से बचना, चीज़ों का संयोग पर छोड़ देना नहीं, प्राप्त करने योग्य लक्ष्यों को निर्धारित और योजना बनाना, इसे गोल सेटिंग बोलते हैं। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग कॉन्ट्रीब्यूट मोस्ट टू द सेल्फ ग्रोथ? निम्नलिखित में से कौन सा आत्म विकास में सबसे अधिक योगदान देता है? तो जो सबसे अधिक योगदान देता है वो होता है कंस्ट्रक्टिव फीडबैक, यानी कि रचनात्मक प्रतिक्रिया। फीडबैक से यहाँ पे मतलब है कि जब कोई भी कम्युनिकेटर कम्युनिकेट करता है तो उसे क्या फीडबैक मिलता है। जैसे अगर मैं आपको अब पढ़ा रहा हूँ जिस तरीके से इस वीडियो में, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं कि और क्या इम्प्रूवमेंट की जा सकती है या क्या गलतियाँ हैं, किस तरह से चीज़ों को सुधारा जा सकता है, और अच्छी चीज़ें भी जो हैं वो भी आप बता सकते हैं। तो उससे मुझे पता लगेगा कि आगे मुझे किन एरियाज़ के अंदर इम्प्रूवमेंट करनी चाहिए, उसे फीडबैक बोला जाता है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए कैरेक्टरिस्टिक ऑफ ए कॉन्फिडेंट पर्सन? निम्नलिखित में से कौन सी आत्मविश्वासी व्यक्ति की विशेषता होती है? असफलताओं का डर नहीं, क्लियर एंड असर्टिव कम्युनिकेशन, स्पष्ट और दृढ़ संवाद। ऑप्शन बी हमारा यहाँ पे सही जवाब हो जाएगा। सेल्फ मोटिवेशन कैन बी डेवलप्ड थ्रू? आत्म प्रेरणा यानी कि जो सेल्फ मोटिवेशन है उसे कैसे विकसित किया जा सकता है? तो सेल्फ मोटिवेशन को अगर आपने
डेवलप करना है तो आप सेटिंग रिवार्ड फॉर अचीवमेंट, तो आप जो भी उपलब्धि आपको मिले उस पर एक पुरस्कार को निर्धारित करना, ये एक तरीका हो सकता है डेवलप करने के लिए सेल्फ मोटिवेशन। नेक्स्ट हमारा टॉपिक आता है लीडरशिप, जिसे हम हिंदी में नेतृत्व भी बोलते हैं। ए लीडर शुड प्राइमरली फोकस ऑन, एक नेता को मुख्य रूप से किस पर ध्यान देना चाहिए? टीम सदस्यों को दंड देना, पनिशिंग टीम मेंबर्स नहीं, दूसरों को प्रेरित करना, बिल्कुल सही। इंस्पायरिंग अदर्स, पर्सनल गोल नहीं, टीम का गोल होना चाहिए। विनिंग आर्गूमेंट, बहस जीतना नहीं। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर यहाँ पर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16, व्हाट इज द प्राइमरी रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ ए टीम लीडर? टीम लीडर की मुख्य जिम्मेदारी क्या होती है? डिसीजन मेकिंग, निर्णय लेना, सही है। मोटिवेशन, प्रेरणा देना, सही है। कोऑर्डिनेशन, समन्वय, सही है। तो इसका मतलब ऑप्शन डी ऑल ऑफ दी अबव जो है वो हमारा सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 17, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ डेमोक्रेटिक लीडरशिप? निम्नलिखित में से कौन सा लोकतांत्रिक नेतृत्व का उदाहरण है? ए लीडर हु लिसन टू टीम सजेशन बिफोर डिसाइडिंग, निर्णय से पहले टीम के सुझाव को सुनने वाला जो नेता होता है वो डेमोक्रेटिक लीडर होता है। देखो लीडरशिप तीन तरह की होती है, एक होती है ऑटोक्रेटिक जिसे हम तानाशाही बोलते हैं, एक होती है डेमोक्रेटिक जिसे हम लोकतांत्रिक बोलते हैं, और तीसरी होती है लेसिस फेयर। ठीक है, उस जो ऑटोक्रेटिक होती है तानाशाही, उसमें लीडर किसी की नहीं सुनता, खुद डिसीजन लेता है। डेमोक्रेटिक में जो लीडर है पहले अपने सबॉर्डिनेट से बात करता है और फिर डिसीजन लेता है। लेसिस फेयर में जो लीडर है वो अपने सबॉर्डिनेट को कहता है कि जैसे आपका मन करे वैसे कर लो, उसमें वो कोई हस्तक्षेप नहीं करता, इसीलिए इसे अहस्तक्षेप लीडरशिप भी बोला जाता है। तो लीडरशिप तीन तरह की होती है, ये बातें भी आपको याद रखनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द एबिलिटी टू हैंडल कॉन्फ्लिक्ट इफेक्टिवली इज ए साइन ऑफ, संघर्षों को प्रभावी ढंग से संभालने की जो क्षमता होती है वो किसका संकेत है? तो वो है स्ट्रॉन्ग लीडरशिप, यानी कि मजबूत नेतृत्व का संकेत। क्वेश्चन नंबर 19, विच क्वालिटी इज मोस्ट इंपॉर्टेंट इन ए लीडर? एक नेता में कौन सा गुण सबसे महत्वपूर्ण है? डोमिनेंस, प्रभुत्व, एडेप्टेबिलिटी, जिद, इनडिसाइजिवनेस। तो ऑप्शन बी अडेप्टेबिलिटी, अनुकूलशीलता, परिस्थिति के हिसाब से अपने आप को ढाल लेना अपने गोल को क्लियर करने के लिए, कंप्लीट करने के लिए टीम के गोल को, तो उसे हम एक लीडर की जो है मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वालिटी बोलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, टीम वर्क इज सक्सेसफुल व्हेन ए लीडर, टीम वर्क तब सफल होता है जब नेता, तो टीम वर्क कब सफल होता है? जब नेता क्या करता है? तो जब नेता करता है मोटिवेटेड एनकरेज कोलैबोरेशन, जब वो प्रेरित करता है और सहयोग को बढ़ावा देता है। व्हाट डज विजन मीन इन द कंटेक्स्ट ऑफ लीडरशिप? नेतृत्व के संदर्भ में विजन का क्या अर्थ होता है? विजन का अर्थ होता है कि आगे के लिए हमारी क्या सोच है, एक क्लियर एंड इंस्पायरिंग फ्यूचर गोल, एक स्पष्ट और प्रेरणादायक भविष्य लक्ष्य, उसे विजन बोला जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इफेक्टिव लीडर्स ऑलवेज, प्रभावी जो नेता होते हैं वो क्या करते हैं? वो लीड बाय एग्जाम्पल, हमेशा उदाहरण प्रस्तुत करके नेतृत्व करते हैं। नेक्स्ट हमारा टॉपिक आता है सोशल सर्विस एंड कम्युनिटी डेवलपमेंट, जिसे हम SSCD के नाम से जानते हैं। व्हाट इज़ द प्राइमरी एम ऑफ सोशल सर्विस? सोशल सर्विस जो है उसका मुख्य लक्ष्य या प्राइमरी एम क्या होता है? उसका मुख्य लक्ष्य होता है हेल्पिंग द नीडी एंड अंडर प्रिविलेज्ड, ज़रूरतमंद और वंचितों की सहायता करना। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच प्रोग्राम फोकसेज ऑन एजुकेटिंग चिल्ड्रन इन रूरल एरियाज? निम्नलिखित में से कौन सा कार्यक्रम ग्रामीण क्षेत्र में बच्चों को शिक्षा पर केंद्रित है? तो शिक्षा का जो है वो है सर्व शिक्षा अभियान, ऑप्शन ए करेक्ट आंसर। व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ NGO? NGO का पूर्ण रूप क्या है? तो NGO के पूर्ण रूप होता है नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन, गैर सरकारी संगठन। मैं आप सभी को बता दूं कि जितनी भी फ्री PDF हैं वो टेलीग्राम चैनल के ऊपर अपलोड कर दी जाती हैं, और टेलीग्राम के ऊपर जाके आप प्राउड NCC को सर्च कर सकते हैं, या फिर टेलीग्राम चैनल का लिंक मैं आपको इसी वीडियो के पहले कमेंट में प्रोवाइड कर दूंगा, वहाँ से जाके आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं और जितनी भी फ्री PDF है उनको फ्री ऑफ कॉस्ट डाउनलोड कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा बनेगा यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 4, व्हाट इज़ द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ स्वच्छ भारत अभियान? जो स्वच्छ भारत अभियान है उसका मुख्य उद्देश्य क्या है? तो स्वच्छ भारत अभियान जो है उसका मुख्य उद्देश्य है एलिमिनेट ओपन डेफिकेशन एंड इम्प्रूव क्लीनिनेस, खुले में शौच को समाप्त करना और स्वच्छता सुधारना। ये स्वच्छ भारत अभियान का जो है ऑब्जेक्टिव है। शुरुआत कब हुई थी? 2 अक्टूबर 2014 को शुरुआत हुई थी। PM मोदी ने इसकी शुरुआत करी थी, ठीक है, और कहाँ से करी थी? दिल्ली से करी थी, ठीक है, दिल्ली राजघाट से। ये बातें भी याद रखनी है आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन,
हु इज नोन एज द फादर ऑफ द नेशन फॉर हिज रोल इन सोशल सर्विस। सामाजिक सेवा की भूमिका में राष्ट्रपिता किसे कहा जाता है? तो राष्ट्रपिता कहा जाता है महात्मा गांधी जी को। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर यहाँ पर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच डे इज सेलिब्रेटेड एज द वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे। विश्व पर्यावरण दिवस जो है वो कब मनाया जाता है? तो विश्व पर्यावरण दिवस जो मनाया जाता है वो मनाया जाता है 5 जून को। ठीक है, 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस के रूप में मनाया जाता है। आपको ये बताना है कमेंट बॉक्स में कि 7 अप्रैल को कौन सा दिवस मनाया जाता है। 2 अक्टूबर को गांधी जयंती मनाई जाती है, ये भी आपको पता होगा। ठीक है, तो आपको कमेंट बॉक्स में 22 मार्च और 7 अप्रैल के बारे में बताना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट डज कम्युनिटी डेवलप एम टू अचीव। सामुदायिक विकास का उद्देश्य क्या है? तो सामुदायिक विकास का उद्देश्य है कि कलेक्टिव प्रोग्रेस हो, सामूहिक प्रगति हो। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द की कंपोनेंट ऑफ डिजास्टर मैनेजमेंट। निम्नलिखित में से आपदा प्रबंधन का प्रमुख घटक कौन सा है? तो आपदा प्रबंधन का जो प्रमुख घटक है वो है कम्युनिटी अवेयरनेस एंड प्रिपेयर्डनेस, सामुदायिक जागरूकता और तैयारी। व्हाट इज द मेन फोकस ऑफ द नेशनल रूरल हेल्थ मिशन। राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन का मुख्य फोकस क्या है? तो राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन का जो मुख्य फोकस है वो है रूरल हेल्थ केयर इम्प्रूवमेंट, ग्रामीण स्वास्थ्य सेवाओं में सुधार। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए फॉर्म ऑफ सोशल सर्विस। निम्नलिखित में से कौन सामाजिक सेवा का एक रूप नहीं है? किसी उद्देश्य के लिए स्वयं सेवा करना ये तो है, दान देना हो सकता है, सामुदायिक समस्याओं की अनदेखी करना, इग्नोर करना, नहीं ये नहीं है। नोट पूछा गया है तो नहीं वाले पे जवाब देना। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच स्कीम प्रोवाइड द गारंटी एम्प्लॉयमेंट इन द रूरल एरियाज ऑफ इंडिया। भारत के ग्रामीण क्षेत्रों में गारंटीकृत रोजगार कौन सी योजना से मिलता है? तो ये मिलता है एमजी नरेगा या फिर मनरेगा से, महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम, महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट। इसमें 100 दिनों के रोजगार की गारंटी थी, लेकिन अब इसका नाम बदल दिया गया है। अब इसका नाम रख दिया गया है VBG राम जी। ठीक है, VBG राम जी इसका नाम रख दिया गया है, विकसित भारत और रोजगार गारंटी से संबंधित। और यहाँ पर जो है अब 125 दिनों के रोजगार की गारंटी दी गई है। पहले इसका नाम सिर्फ नरेगा होता था और नरेगा से इसका नाम मनरेगा करा गया था 2009 में। ठीक है, ये क्वेश्चन कई बार आया था। अब जो है इसका नाम दोबारा से बदल दिया गया है और VBG राम जी इसका नाम रख दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए की एस्पेक्ट ऑफ वुमेन एम्पावरमेंट। निम्नलिखित में से कौन सा महिला सशक्तिकरण का प्रमुख पहलू है? तो महिला सशक्तिकरण का जो प्रमुख पहलू है वो है एजुकेशन फॉर गर्ल्स, बालिकाओं की शिक्षा। व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ NSS नेशनल सर्विस स्कीम। NSS राष्ट्रीय सेवा योजना का महत्व क्या है? तो राष्ट्रीय सेवा योजना का महत्व है प्रमोट सोशल अवेयरनेस अमंग यूथ, युवाओं में सामाजिक जागरूकता बढ़ाना। ये NSS का जो है मेन एम होता है, महत्व होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ दीज इज ए फेमस ट्री प्लांटेशन ड्राइव इन इंडिया। इनमें से भारत का प्रसिद्ध वृक्षारोपण अभियान कौन सा है? तो वृक्षारोपण अभियान जो है वो है वन महोत्सव, ऑप्शन डी, वन महोत्सव वृक्षारोपण अभियान है। हरित क्रांति जो है, हरित क्रांति वो जो खाने योग्य जो फसलें होती हैं जैसे गेहूं और चावल वगैरह से संबंधित थी। ठीक है, तो हरित क्रांति को देख के ट्री प्लांटेशन से मत जोड़ना। हरित क्रांति का मतलब था कि जो खेती है उसकी पैदावार को कैसा बढ़ाना है, उससे रिलेटेड था ग्रीन रेवोल्यूशन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, हु इज रिस्पॉन्सिबल फॉर कम्युनिटी डेवलपमेंट इन ए लोकेलिटी। किसी क्षेत्र में सामुदायिक विकास के लिए कौन जिम्मेदार होता है? तो किसी क्षेत्र में सामुदायिक विकास के लिए इंडिविजुअल्स और ऑर्गेनाइजेशन दोनों जिम्मेदार होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ PMAY। PMAY का पूर्ण रूप क्या है? तो PMAY का पूर्ण रूप है प्रधानमंत्री आवास योजना, ऑप्शन सी, प्रधानमंत्री आवास योजना। नेक्स्ट हमारा टॉपिक आता है हेल्थ एंड हाइजीन, यानी कि स्वास्थ्य एवं स्वच्छता। विच इज़ द मोस्ट एसेंशियल कंपोनेंट ऑफ ए बैलेंस डाइट। संतुलित आहार का सबसे आवश्यक घटक कौन सा होता है? तो अगर आप बैलेंस डाइट करते हैं तो उसमें कार्बोहाइड्रेट भी होना चाहिए, प्रोटीन्स भी होने चाहिए, विटामिन्स भी होने चाहिए और मिनरल्स भी होने चाहिए। तो ऑप्शन बी करेक्ट आंसर यहाँ पर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज़ द आइडियल अमाउंट ऑफ वाटर ए पर्सन शुड ड्रिंक डेली। एक व्यक्ति को प्रतिदिन कितना पानी कम से कम पीना चाहिए? तो कम से कम 2 से 3 लीटर पानी व्यक्ति को प्रतिदिन पीना चाहिए।
व्हाट कोज मलेरिया, मलेरिया किसके कारण होता है? तो मलेरिया जो है वो प्लाज्मोडियम नाम का पैरासाइट होता है, परजीवी होता है, उसकी वजह से होता है। ठीक है। विच डिजीज इज कोज ड्यू टू लैक ऑफ विटामिन सी, विटामिन सी की कमी से कौन सा रोग होता है? तो विटामिन सी की कमी से सकर्वी नामक रोग हो जाता है, विटामिन डी की कमी से रिकेट्स नामक रोग हो जाता है, विटामिन ए की कमी से रतुंधी यानी कि नाइट ब्लाइंडनेस नामक रोग हो जाता है, और आयरन की कमी से, ठीक है, एनीमिया हो जाता है। व्हाट इज़ द मेन कोज ऑफ डायरिया, दस्त यानी कि डायरिया का मुख्य कारण क्या होता है? तो दस्त यानी कि जो डायरिया है उसका मुख्य कारण होता है कंटामिनेटेड फूड और वाटर, दूषित भोजन और पानी का सेवन करना। विच प्रैक्टिस इज एसेंशियल फॉर गुड हाइजीन, अच्छे स्वास्थ्य के लिए कौन सा अभ्यास आवश्यक है? नियमित रूप से हाथ धोना, सही है, नहाना छोड़ देना, व्यक्तिगत वस्तुएं साझा करना, स्वच्छ वातावरण से बचना। तो ऑप्शन ए करेक्ट यहाँ पर आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विच डिजीज इज प्रिवेंटेबल थ्रू प्रॉपर वैक्सीन, उचित टीकाकरण से कौन सा रोग जो है वो रोका जा सकता है? तो वो कौन सा रोग है? इन दिए गए ऑप्शंस में से कौन सा ऐसा रोग है जिसे टीकाकरण के द्वारा रोका जा सकता है? तो वो है टीबी यानी कि ट्यूबरकुलोसिस, तपेदिक। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 24, विच ऑर्गन इज प्राइमरली अफेक्टेड बाय हेपेटाइटिस, हेपेटाइटिस मुख्य रूप से किस अंग को प्रभावित करता है? तो हेपेटाइटिस जो है वो लीवर यानी कि यकृत को प्रभावित करता है, ऑप्शन बी। नेक्स्ट, व्हाट इज द मेजर बेनिफिट ऑफ ए फिजिकल एक्सरसाइज, शारीरिक व्यायाम का प्रमुख लाभ क्या होता है? इससे तनाव में वृद्धि होती है? नहीं, तनाव तो घटता है। हृदय संबंधी स्वास्थ्य में सुधार होता है, इम्प्रूव्ड कार्डियोवास्कुलर हेल्थ, सही है ये। रिड्यूस इम्यूनिटी गलत है, वजन बढ़ता है, ये भी गलत है। मतलब जो मेन जो यहाँ पे होगा वो इम्प्रूव कार्डियोवास्कुलर हेल्थ, हृदय संबंधी स्वास्थ्य में सुधार होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ दीज इज ए वेक्टर बोर्न डिजीज, निम्नलिखित में से कौन सा वेक्टर वाहक जनित रोग है? वेक्टर मतलब वाहक को हम बोलते हैं, ठीक है, जो कि ट्रांसमिट करता है डिजीज को, और इसमें से जो करेक्ट आंसर है वो डेंगू है। नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है वो है डिजास्टर मैनेजमेंट से, जो कि है व्हाट इज़ द प्राइमरी ऑब्जेक्टिव ऑफ डिजास्टर मैनेजमेंट, आपदा प्रबंधन का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो आपदा प्रबंधन जो है उसका मुख्य उद्देश्य है प्रिवेंटिंग एंड मिटिगेटिंग द इफेक्ट ऑफ डिजास्टर, आपदाओं के प्रभाव को रोकना और कम करना। मिटिगेट करने का मतलब कम करना होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 2, विच नेचुरल डिजास्टर इज मेजर्ड यूजिंग द रिक्टर स्केल, रिक्टर स्केल के से कौन सी प्राकृतिक आपदा जो है उसे मापा जाता है? तो रिक्टर स्केल से जो मापा जाता है वो भूकंप को मापा जाता है, और इसका जो इंस्ट्रूमेंट होता है उसे सिस्मोग्राफ बोला जाता है। क्या बोला जाता है? सिस्मोग्राफ। इसकी जो वेव्स होती हैं भूकंप की, जो भूकंपीय तरंगे होती हैं, उन्हें सिस्मिक वेव्स बोला जाता है। तो ये बातें भी आपको याद रखनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट डज द फर्स्ट एड मीन इन ए डिजास्टर मैनेजमेंट, आपदा प्रबंधन में प्राथमिक उपचार का क्या अर्थ है? तो पीड़ितों को दी जाने वाली प्रारंभिक सहायता, इनिशियल असिस्टेंस गिवन टू विक्टिम्स, इज नोन एज द फर्स्ट एड इन केस ऑफ डिजास्टर मैनेजमेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4 फॉर द डिजास्टर मैनेजमेंट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए मैन मेड डिजास्टर, निम्नलिखित में से कौन सा मानव निर्मित आपदा नहीं है? जंगल की आग मानव निर्मित है, रासायनिक रिसाव मानव निर्मित है, भूकंप जो है वो मानव निर्मित नहीं है। हाउ मैनी टाइप ऑफ डिजास्टर्स आर देयर, तो डिजास्टर दो तरह के होते हैं, एक नेचुरल होते हैं यानी कि प्राकृतिक जिसको हम बोलते हैं, दूसरे मैन मेड होते हैं यानी कि मानव निर्मित होते हैं। तो डिजास्टर्स आर ऑफ टू टाइप। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द की स्टेप इन फ्लड मैनेजमेंट, बाढ़ प्रबंधन में मुख्य कदम क्या है? बिल्डिंग डैम्स एंड एम्बैंकमेंट, बाढ़ और तटबंध बनाना, सही है। ड्रेनिंग नेचुरल वाटर रिसोर्सेज, प्राकृतिक जल स्रोतों को सुखाना, नहीं है। इग्नोरिंग फ्लड वार्निंग्स, बाढ़ चेतावनियों को नज़रअंदाज करना, नहीं। रीलोकेशन द एंटायर सिटीज, पूरे शहरों का पुनर्वास, नहीं। तो ऑप्शन ए करेक्ट आंसर यहाँ पर हो जाएगा। विच गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन हैंडल डिजास्टर रिस्पॉन्स ऑफ इंडिया, भारत में आपदा प्रतिक्रिया का जो कार्य है वो कौन सा सरकारी संगठन करता है? तो वो करता है नेशनल डिजास्टर रिस्पॉन्स फोर्स, एनडीआरएफ, राष्ट्रीय आपदा प्रतिक्रिया बल। अब यहाँ पे नीति लिखा है, तो नीति की जो फुल फॉर्म होती है वो होती है नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। नीति की फुल फॉर्म आपसे पूछी जा सकती है, नेशनल इंस्टीट्यूशन
फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया, फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया, ये जो है वो नीति की फुल फॉर्म होती है, याद रखनी है आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन ऑब्स्टेकल ट्रेनिंग से है, व्हाट इज द प्राइमरी ऑब्जेक्टिव ऑफ ऑब्स्टेकल ट्रेनिंग इन एनसीसी। एनसीसी में बाधा प्रशिक्षण का मुख्य उद्देश्य क्या है? समस्या समाधान कौशल बढ़ाना, शारीरिक शक्ति और सहन शक्ति का निर्माण करना, सैद्धांतिक ज्ञान बढ़ाना, फोस्टर एक्टिविटी। तो इसमें से जो सही जवाब हो जाएगा इस क्वेश्चन के लिए वो हो जाएगा हमारा बिल्ड फिजिकल स्ट्रेंथ एंड एंड्योरेंस। ठीक है, शारीरिक शक्ति और सहन शक्ति का निर्माण करना। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए कॉमन ऑब्स्टेकल इन एनसीसी ट्रेनिंग, निम्नलिखित में से एनसीसी में प्रशिक्षण में सामान्य बाधा कौन सी है? तो क्लियर जंप होती है। एनसीसी ऑब्स्टेकल ट्रेनिंग में कुल कितनी बाधाएं होती है सामान्य तौर पर? तो 10 बाधाएं होती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन एडवेंचर से संबंधित है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज कंसिडर्ड एन एडवेंचर एक्टिविटी, निम्नलिखित में से कौन सी साहसिक गतिविधि मानी जाती है? पढ़ाई करना नहीं, बागवानी करना नहीं, खाना बनाना नहीं। तो ऑप्शन ए करेक्ट आंसर यहाँ पर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन विच ऑर्गेनाइजेशन कंडक्ट्स माउंटेनियरिंग एक्सपीडिशन इन इंडिया, भारत में पर्वतारोहण अभियानों का संचालन कौन सा संगठन करता है? तो वो करता है NIM, जिसे हम नेहरू इंस्टीट्यूट ऑफ माउंटेनियरिंग के नाम से जानते हैं। नेहरू इंस्टीट्यूट ऑफ माउंटेनियरिंग जो है वो उत्तरकाशी उत्तराखंड के अंदर है, उत्तरकाशी उत्तराखंड के अंदर सिचुएटेड है। ठीक है, ये बात आपको याद रखनी है। और इसकी जो स्थापना हुई थी वो 1965 में हुई थी, 1965 में। व्हाट इज़ द की सेफ्टी इक्विपमेंट फॉर रॉक क्लाइंबिंग, रॉक क्लाइंबिंग के लिए मुख्य सुरक्षा उपकरण क्या है? तो रॉक क्लाइंबिंग के लिए जो मुख्य सुरक्षा उपकरण है वो यहाँ पर है हेलमेट और हार्नेस। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर है, हेलमेट और हार्नेस। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12, व्हाट इज़ द मेन पर्पज ऑफ एडवेंचर एक्टिविटी इन एनसीसी, एनसीसी में साहसिक गतिविधियों का मुख्य उद्देश्य क्या है? मनोरंजन, टीम बिल्डिंग एंड लीडरशिप स्किल, टीम निर्माण और नेतृत्व कौशल को विकसित करना, पुरस्कार कमाना, समय प्रबंधन नहीं। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर यहाँ पर हो जाएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ वाटर एडवेंचर, निम्नलिखित में से कौन सा जल की साहसिक गतिविधि है? कायाकिंग सही है, माउंटेन बाइक जल में नहीं होता, पैराग्लाइडिंग भी जल में नहीं होता, सैंड ड्यून भी नहीं होता। विच इज़ द हाईएस्ट माउंटेन पीक इन इंडिया, भारत में सबसे ऊंची पर्वत चोटी कौन सी है? तो भारत की जो सबसे ऊंची पर्वत चोटी है वो है कंचनजंगा। लेकिन वर्ल्ड की अगर हम बात करें तो आप सभी को पता है माउंट एवरेस्ट जो है वो वर्ल्ड की सबसे ऊंची चोटी है। ये ऑप्शन बी लिखा ही हुआ है यहाँ पर। ठीक है, कंचनजंगा की जो ऊंचाई है वो है 8586 मीटर, लेकिन अगर हम माउंट एवरेस्ट की बात करें तो उसकी जो ऊंचाई बनती है वो 8848 मीटर बनती है। तो ये बात भी आप याद रख सकते हैं। व्हाट इज़ द प्राइमरी बेनिफिट ऑफ बंजी जंपिंग, बंजी जंपिंग का मुख्य लाभ क्या है? डर पर विजय पाना, ओवरकमिंग फियर सही है, फिटनेस इंप्रूवमेंट नहीं, डेवलपिंग पेशेंस नहीं, लॉन्ग टर्म हेल्थ नहीं। तो ऑप्शन ए ही यहाँ पे करेक्ट आंसर बन जाएगा इसके लिए। नेक्स्ट हमारा टॉपिक आता है क्वेश्चन नंबर 16, विच इज ऑफ दीज इज नॉट कंसिडर्ड एडवेंचर स्पोर्ट, निम्नलिखित में से कौन सा साहसिक खेल नहीं माना जाता? जब भी नहीं आए तो बड़े ध्यान से उसको पढ़ना है। पैराशूटिंग, स्काई डाइविंग, स्कूबा डाइविंग तो है, चेस नहीं है। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा टॉपिक आता है बॉर्डर और कोस्टल एरिया से, यानी कि जो तटीय और सीमावर्ती क्षेत्र हैं उसके बारे में यहाँ पर बात हो रही है। सबसे पहला क्वेश्चन आता है कि विच कंट्री शेयर द लॉन्गेस्ट बॉर्डर विद इंडिया, कौन सा देश भारत के साथ सबसे लंबी सीमा साझा करता है? तो बांग्लादेश जो है वो सबसे लंबी सीमा साझा करता है। और ऐसे 7 देश हैं जो स्थलीय सीमा जो है यानी कि लैंड बॉर्डर भारत के साथ साझा करते हैं। वे हैं BCPN, MBA, ये हमारे हैं। बी से यहाँ पे बांग्लादेश बनता है। ठीक है, ची से हमारा चाइना यानी कि चीन, पी से पाकिस्तान, एन से हमारा क्या हो जाएगा नेपाल, एम से म्यांमार हो जाएगा, बी से हमारा भूटान हो जाएगा, ए से क्या हो जाएगा अफगानिस्तान हो जाएगा। तो जो जिस ऑर्डर में लिखे हैं इसी ऑर्डर में अगर आप लिखते हैं तो सबसे ज़्यादा बड़ी सीमा बांग्लादेश के साथ है और सबसे छोटी सीमा जो है वो अफगानिस्तान के साथ है। तो ये भी आपको याद रखने हैं। 7 ऐसी कंट्री हैं जिसके साथ में हम लैंड बॉर्डर को शेयर करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच इंडियन स्टेट हैज़ द लॉन्गेस्ट कोस्ट लाइन, भारत के किस राज्य की जो तटरेखा है वो सबसे लंबी है? तो गुजरात राज्य की जो तटरेखा है वो सबसे लंबी है। और तटरेखा में अगर हम बात करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन को देखें एक बार, विच ऑफ द ऑफिशियल ऑर्गेनाइजेशन रिस्पॉन्सिबल फॉर गार्डिंग द इंडियाज कोस्टल बॉर्डर,
भारत की तटीय सीमाओं की सुरक्षा के लिए कौन सा आधिकारिक संगठन जिम्मेदार है? तो वो है इंडियन कोस्ट गार्ड। इंडियन कोस्ट गार्ड जिम्मेदार है और इंडियन कोस्ट गार्ड की जो स्थापना हुई थी वो 1 फरवरी 1977 यानी कि 1 फरवरी 1977 को हुई थी। याद रखनी है ये बात भी आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन, द इंडिया पाकिस्तान बॉर्डर इज ऑल्सो नोन एज, भारत पाकिस्तान सीमा को किस नाम से जाना जाता है? दिए गए ऑप्शंस में से जो करेक्ट आंसर है वो LOC है। एक LAC भी होता है। LAC की फुल फॉर्म होती है लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल। और ये जो लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल है ये भारत और चाइना के बीच में है। वैसे मैकमोहन रेखा भी जो है वो भारत और चाइना के बीच में है, और डूरंट रेखा जो है वो भारत और अफगानिस्तान के बीच में है, और भारत और पाकिस्तान के बीच में जो रेखा है उसका नाम है रेड क्लिफ रेखा। ये बातें आपको याद रखनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 21, विच ओशन सराउंडेड इंडिया टू द साउथ, भारत के दक्षिण में कौन सा महासागर स्थित है? तो भारत के दक्षिण में जो महासागर है वो इंडियन ओशियन है, यानी कि हिंद महासागर है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखना। व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ सागर आइलैंड इन इंडिया, सागर द्वीप का भारत में क्या महत्व है? तो सागर द्वीप जो है उसके बारे में कुछ बातें मैं आपको बता दूं। इसे सागर द्वीप को गंगा सागर के नाम से भी जाना जाता है, गंगा सागर के नाम से भी जाना जाता है, या फिर इसे सागर द्वीप या सागर आइलैंड भी बोला जाता है। ये गंगा डेल्टा में सिचुएटेड है, गंगा डेल्टा में, ठीक है। और गंगा डेल्टा कहाँ पर? वेस्ट बंगाल यानी कि पश्चिम बंगाल में सिचुएटेड है। और ये फेमस पिलग्रिमेज साइट है, प्रसिद्ध तीर्थ स्थल है, ठीक है। नेक्स्ट हमारा टॉपिक आ जाता है आर्म्ड फोर्सेस से संबंधित। व्हाट आर दी 3 विंग्स ऑफ द इंडियन आर्म्ड फोर्सेस, भारतीय सशस्त्र बलों की 3 शाखाएं कौन सी हैं? तो वे 3 शाखाएं हैं आर्मी, नेवी और एयरफोर्स। आर्मी, नेवी और एयरफोर्स भारतीय सशस्त्र बलों की 3 शाखाएं हैं। अभी जो मैं आगे बता रहा हूँ उसको बड़े ही ध्यान से सुनना। अब हम बात कर लेते हैं कि आर्मी, नेवी और एयरफोर्स जो है इनके मोटो क्या है। जैसे आपको पता है कि NCC का जो मोटो होता है वो होता है यूनिटी एंड डिसिप्लिन, ठीक है, यानी कि एकता और अनुशासन। ये हमारा जो है NCC का मोटो होता है, आप सभी को पता है। इसी तरीके से आर्मी का क्या मोटो है, इंडियन आर्मी का? तो इंडियन आर्मी का मोटो है सर्विस बिफोर सेल्फ, सर्विस बिफोर सेल्फ, यानी कि सेवा परमो धर्म, सेवा परमो धर्म। ये इंडियन आर्मी का मोटो है, सेवा परमो धर्म। लिख लिया यहाँ तक। आगे देखते हैं इंडियन नेवी का। नेवी का क्या मोटो है? इंडियन नेवी की अगर हम बात करते हैं तो शम नो वरुण है, शम नो वरुणा, शम नो वरुणा। ये जो है वो इंडियन नेवी का जो है वो मोटो है, ठीक है। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं इंडियन एयरफोर्स के मोटो की। इंडियन एयरफोर्स का जो है आदर्श वाक्य क्या है? तो इंडियन एयरफोर्स का जो आदर्श वाक्य है वो है टच द स्काई विद ग्लोरी, नभ स्पर्शम दीपतम। नभ स्पर्शम दीपतम जो है, स्पर्शम दीपतम, ये जो है हमारा इंडियन एयरफोर्स का मोटो है, यानी कि क्या बोलते हैं हम मोटो को? आदर्श वाक्य। तो ये तीनों आपको ध्यान रखने हैं और आप वीडियो को दोबारा से देख के भी इसको याद कर सकते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा हु इज़ द सुप्रीम कमांडर ऑफ द इंडियन आर्म्ड फोर्सेस, भारतीय सशस्त्र बलों के सर्वोच्च कमांडर कौन होते हैं? तो भारतीय सशस्त्र बलों के सर्वोच्च कमांडर होते हैं प्रेसिडेंट यानी कि राष्ट्रपति, और ये भारत के पहले नागरिक भी होते हैं। ये बात भी आपको याद रखनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच डे इज सेलिब्रेटेड एज आर्म्ड फोर्सेस फ्लैग डे इन इंडिया, भारत में सशस्त्र सेना झंडा दिवस कब मनाया जाता है? तो भारत में सशस्त्र सेना झंडा दिवस जो मनाया जाता है वो 7 दिसंबर को मनाया जाता है। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर है यहाँ पे, 7 दिसंबर को मनाया जाता है। इसके अलावा 15 जनवरी को इंडियन आर्मी डे मनाया जाता है, 15 जनवरी को इंडियन आर्मी डे मनाया जाता है। 8 अक्टूबर की अगर हम बात करते हैं तो एयरफोर्स डे मनाया जाता है, एयरफोर्स डे 8 अक्टूबर को मनाया जाता है। नेवी डे अगर हम बात करें, नेवी डे, तो नेवी डे जो है वो 4 दिसंबर को मनाया जाता है। 4 दिसंबर को। 26 जुलाई को क्या मनाया जाता है? 26 जुलाई को मनाया जाता है कारगिल विजय दिवस, कारगिल विजय दिवस। जो कारगिल में विजय हुई थी उसके लिए 26 जुलाई को मनाते हैं। लेकिन विजय दिवस की अगर हम बात करें कि विजय दिवस कब मनाते हैं, सिर्फ विजय दिवस अगर आ जाए, जो बांग्लादेश वॉर में हमने विजय प्राप्त की थी, वो 16 दिसंबर को मनाते हैं, ठीक है। वो कब मनाया जाता है? 16 दिसंबर को मनाया जाता है। इंडियन कोस्ट गार्ड डे जो है, ICG, इंडियन कोस्ट गार्ड डे जो है वो 1 फरवरी को मनाया जाता है, 1 फरवरी को। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट डेज हैं जो आपको याद रखने हैं।
व्हाट इज़ द मोटो ऑफ इंडियन आर्मी, भारतीय थल सेना का आदर्श वाक्य क्या है। तो भारतीय थल सेना का आदर्श वाक्य अभी मैंने आपको बताया है, इसका आंसर मैं आपको नहीं बताऊंगा, आप सभी को कमेंट बॉक्स में बताना है कि इसका जो करेक्ट आंसर है वो क्या है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, व्हाट इज़ द हाईएस्ट रैंक ऑफ द ऑफिसर इन द इंडियन नेवी। इंडियन नेवी के अंदर जो है भारतीय नौसेना में सर्वोच्च अधिकारी का पद क्या होता है, वो होता है एडमिरल। आपको कमेंट बॉक्स में बताना है कि जिस समय आप इस वीडियो को देख रहे हैं उस समय पर इंडियन नेवी के चीफ कौन है। विच इंडियन फोर्स इज रिस्पॉन्सिबल फॉर सिक्योरिंग द कंट्रीज बॉर्डर, देश की सीमाओं की सुरक्षा के लिए कौन सा बल जिम्मेदार है। तो सीमाओं की सुरक्षा के लिए हमारा नाम से पता लग रहा है बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स, ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 6 के लिए। विच एयरक्राफ्ट इज नोन एज द बैकबोन ऑफ इंडियन एयरफोर्स, भारतीय वायुसेना की रीढ़ की हड्डी किस विमान को कहा जाता है। तो सुखोई जो है Su-30 MKI, इन्हें भारतीय सेना की एयरफोर्स की रीढ़ की हड्डी कहा जाता है। वैन इज आर्मी डे सेलिब्रेटेड इन इंडिया, भारत में जो है आर्मी डे कब मनाया जाता है, तो 15 जनवरी को इंडियन आर्मी डे के रूप में मनाया जाता है। वेयर इज़ द हेडक्वार्टर ऑफ इंडियन नेवी लोकेटेड, भारतीय नौसेना का मुख्यालय कहाँ पर है, तो वो है न्यू दिल्ली में। आपसे चाहे इंडियन नेवी का पूछा जाए, आर्मी का पूछा जाए, एयरफोर्स का पूछा जाए या फिर एनसीसी का पूछा जाए, सभी के हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली के अंदर सिचुएटेड है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10, विच पैरामिलिट्री फोर्स असिस्ट द इंडियन आर्मी ड्यूरिंग वॉर टाइम, युद्ध के समय भारतीय सेना की सहायता कौन से अर्धसैनिक बल करते हैं। तो पैरामिलिट्री, ये सारी पैरामिलिट्री में आती हैं, CRPF, ITBP, ये सभी पैरामिलिट्री के अंदर आती हैं। और जितनी भी पैरामिलिट्री फोर्सेज होती हैं वो मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के अंडर आती हैं। ठीक है, लेकिन हम बात करते हैं अगर आर्मी, नेवी और एयरफोर्स की, तो वो मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के अंडर आती हैं। इसी बात पे आप हमारे होम मिनिस्टर और डिफेंस मिनिस्टर कौन है ये बता दीजिए कमेंट बॉक्स के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा आता है सेक्शन M से। सेक्शन M मतलब यहाँ से मतलब है मैप रीडिंग से। सबसे पहला क्वेश्चन, व्हाट इज द स्केल यूज्ड इन टोपोग्राफिक मैप, स्थलाकृतिक मानचित्र में कौन सा पैमाना उपयोग किया जाता है। तो स्थलाकृतिक मानचित्र के अंदर 1:50,000 का पैमाना यूज किया जाता है और इसके हिसाब से 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 500 मीटर के बराबर होता है। इसका मतलब 2 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 1 किलोमीटर के बराबर हो जाएगा। यहाँ पे ये क्वेश्चन भी कई बार पूछ लिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट डज ए ब्लू कलर रिप्रेजेंट ऑन ए मैप, मानचित्र पर जो नीला रंग है वो क्या दर्शाता है। तो मानचित्र पर जो नीला रंग है वो क्या दर्शाता है, वो दर्शाता है जल निकायों को। किसको, जल निकायों को। तो मैं क्या कलर क्या दर्शाता है उसके बारे में बात कर लेते हैं। ब्राउन जो कलर है, भूरा जो रंग है, वो कंटूर लाइंस के लिए यूज होता है। कंटूर यानी कि समुच्चय रेखाएं। ब्लू कलर हमने देख ही लिया, वाटर के जो फीचर्स हैं। ग्रीन कलर जो है वो वेजिटेशन के लिए यूज होता है, यानी कि पेड़ पौधों के लिए यूज होता है। ठीक है, और ब्लैक कलर जो है, ब्लैक कलर मैन मेड जितनी चीज़ें होती है ना, मैन मेड चीज़ें, उनके लिए मैप के ऊपर ब्लैक कलर का प्रयोग किया जाता है। और रेड कलर जो इंपॉर्टेंट रोड्स होते हैं ना, रोड्स, उनके लिए हम किसका प्रयोग करते हैं, रेड कलर का प्रयोग करते हैं। तो ये सारे आपको ध्यान रखने हैं। इस तरह से मैं आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ चीज़ों को कि कोई भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में आए तो वो आपका ठीक हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि व्हाट इज़ द इंस्ट्रूमेंट यूज टू मेजर द बियरिंग ऑन ए मैप, मानचित्र पर दिशा बियरिंग मापने के लिए कौन सा उपकरण प्रयोग किया जाता है। ऑप्शंस के हिसाब से कंपास यहाँ पे सही करेक्ट आंसर होगा। अब हम बात कर लेते हैं अल्टीमीटर की। तो अल्टीमीटर जो है वो एल्टीट्यूड यानी कि ऊंचाई को मेजर करने के लिए किया जाने वाला मीटर है। क्लिनोमीटर की अगर हम बात कर लेते हैं तो ये जो है वो एंगल ऑफ स्लोप को मेजर करता है, एंगल ऑफ स्लोप को, एलिवेशन हो या फिर डिप्रेशन हो, एंगल ऑफ स्लोप को मेजर करता है। और बैरोमीटर जो है वो एटमॉस्फेरिक प्रेशर यानी कि वायुमंडलीय दबाव को मेजर करने के लिए बैरोमीटर का हम यूज़ करते हैं। तो ये सभी आपको पता होने चाहिए। क्या पता आपकी बार आपसे बैरोमीटर पूछ लें एग्जाम में। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज़ द कंटूर लाइन ऑन ए मैप, मानचित्र पर समोच्चय रेखाएं क्या होती है। नाम से पता चल रहा है समान ऊंचाई की जो रेखाएं होती हैं। तो लाइन कनेक्टिंग पॉइंट्स ऑफ इक्वल एलिवेशन, समान ऊंचाई वाले बिंदुओं को जोड़ने वाली रेखाओं को कंटूर लाइन बोला जाता है और ये मैप के ऊपर ब्राउन कलर से रिप्रेजेंट की जाती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट डज द टर्म ग्रिड रेफरेंस मीन, ग्रिड रेफरेंस जो टर्म होती है उसका क्या मतलब होता है।
तो ग्रिड रेफरेंस का मतलब होता है ये एक एड्रेस सिस्टम की तरह है, ठीक है। एन एड्रेस सिस्टम ऑन ए मैप, मानचित्र पर जो है पता प्रणाली, जैसे कोऑर्डिनेट नहीं होते किसी जगह के कोऑर्डिनेट, उसे बोला जाए, उस तरीके से ग्रिड रेफरेंस होता है। ग्रिड रेफरेंस में सबसे पहले जो है वो ईस्टिंग को पढ़ा जाता है, ये बात भी आपको याद रखनी है। ग्रिड रेफरेंस इस तरीके से होते हैं, 4 फिगर ग्रिड रेफरेंस, 6 फिगर ग्रिड रेफरेंस, ये बातें आपको ध्यान रखनी है। व्हाट इज द कार्डिनल डायरेक्शन अपोजिट टू ईस्ट, पूर्व दिशा के विपरीत में कौन सी मुख्य दिशा है? तो पूर्व के दिशा में, विपरीत में पश्चिम है। अगर ये दिशा ना भी लिखे, यहाँ पे कार्डिनल पॉइंट लिखे या कार्डिनल डायरेक्शन लिखे, तो कार्डिनल का मतलब यही होती हैं 4 दिशाएं। कार्डिनल पॉइंट कितने होते हैं? तो 4 होते हैं, यही पूर्व, पश्चिम, उत्तर और दक्षिण, ठीक है। यहाँ पे नॉर्थ, यहाँ पे साउथ, यहाँ पे ईस्ट, यहाँ पे वेस्ट। नॉर्थ 0 डिग्री से स्टार्ट होता है, ये 90 डिग्री, ये 180 डिग्री, ये 270 डिग्री और ये दोबारा से 360 डिग्री। तो अगर पूछ लिया जाए कि पूर्व कितने डिग्री पे है तो 90 डिग्री, दक्षिण कितने डिग्री पे है तो 180 डिग्री, पश्चिम कितने डिग्री पे है 270 डिग्री और उत्तर कितने पे है तो 0 डिग्री या फिर 360 डिग्री, दोनों ही आंसर करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 17, विच मेथड इज यूज टू कैलकुलेट द डिस्टेंस ऑन ए कर्व्ड रोड ऑन ए मैप, मानचित्र पर घुमावदार सड़क की दूरी मापने के लिए कौन सी विधि का उपयोग किया जाता है? तो थ्रेड मेथड यानी कि धागा विधि का प्रयोग किया जाता है। व्हाट इज द पर्पज ऑफ ए लीजेंड ऑन ए मैप, मानचित्र पर संकेत सूची लीजेंड का क्या उद्देश्य है? तो इसका उद्देश्य होता है कि डिकोड मैप सिंबल्स, मानचित्र पर चिन्हों को समझना। तो ये लीजेंड का मतलब साइड में एक लिस्ट दी होती है जिसमें बता रखा होता है कि इस सिंबल का ये मतलब है, इस कलर का ये मतलब है, ये सारी चीज़ें उसमें बता रखी होती हैं, वही लीजेंड होता है, उसे ही लीजेंड बोला जाता है, ठीक है। ध्यान रखेंगे ये वाली बात, वेरी गुड। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं। हमारा नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो है फील्ड क्राफ्ट और बैटल क्राफ्ट से, क्षेत्र कला और युद्ध कला। व्हाट इज द प्राइमरी पर्पज ऑफ कैमोफ्लाज, छलावरण या फिर कैमोफ्लाज का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो उसका मुख्य उद्देश्य है कंसील फ्रॉम द एनिमीज ऑब्जर्वेशन, दुश्मन की नज़र से छिपना। व्हाट इज द टर्म फॉर ऑब्जर्विंग एन एरिया टू गैदर इन्फॉर्मेशन अबाउट द एनिमी, दुश्मन के बारे में जानकारी एकत्रित करने के लिए क्षेत्र का अवलोकन करने को क्या बोलते हैं? तो उसे रिकॉन्साइंस बोला जाता है, टोही करना बोला जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट डज द टर्म फील्ड क्राफ्ट रेफर टू इन द एनसीसी ट्रेनिंग, एनसीसी प्रशिक्षण में फील्ड क्राफ्ट का क्या मतलब है? तो स्किल यूज्ड इन द फील्ड ड्यूरिंग ऑपरेशन, मैदान में कार्य के दौरान उपयोग की जाने वाले कौशल को हम क्या बोलते हैं? फील्ड क्राफ्ट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? फील्ड क्राफ्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर हो जाएगा 22, व्हाट इज द स्टैंडर्ड पोजीशन टू शूट फ्रॉम व्हेन इन डिफेंस, रक्षा की स्थिति में गोले चलाने की जो है मानक स्थिति क्या होती है? क्वेश्चन नंबर 22, इसका जो करेक्ट आंसर है वो है प्रोन पोजीशन, यानी कि पेट के बल लेट कर, ठीक है। डिफेंस में अगर हमको शूट करना है, खड़े होंगे तो फिर हमारा डिफेंस मुश्किल हो जाएगा। व्हाट इज ए फायर ट्रेंच, फायर ट्रेंच क्या होती है? तो फायर ट्रेंच सैनिकों द्वारा फायर करने के लिए बनाई गई खाई को, ए ट्रेंच फॉर ट्रूप्स टू फायर फ्रॉम, सैनिकों द्वारा फायर करने के लिए जो खाई बनाई जाती है उसे फायर ट्रेंच बोला जाता है। व्हाट इज एन एम्बुश, एम्बुश घात क्या होती है? तो घात होती है अचानक से दुश्मन पर हमला करना, दुश्मन पर सरप्राइज अटैक करना एम्बुश कहलाता है, ठीक है। सरप्राइज अटैक। एम्बुश कितने प्रकार की होती है और उसके क्या क्या प्रकार होते हैं ये आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। विच इज़ नॉट ए प्रिंसिपल ऑफ पेट्रोलिंग, निम्नलिखित में से कौन सा गश्त का सिद्धांत नहीं है? नहीं जब भी आ जाए तो आपको बड़े ही ध्यान के साथ क्वेश्चन को पढ़ना है, क्योंकि उसमें गलत होने की संभावना रहती है। तो कंसीलमेंट छिपना होता है, बिल्कुल सही है, छिपना होता है। आश्चर्य से एकदम से सरप्राइज अटैक करना होता है, या फिर सरप्राइज से पेट्रोलिंग करनी होती है, सही है। सिक्योरिटी भी होनी चाहिए, सही है, लेकिन प्रिडिक्टिबिलिटी नहीं होती, ठीक है। अनप्रिडिक्टेबल होना चाहिए जब भी हम पेट्रोलिंग कर रहे हैं तो, ठीक है। और पेट्रोलिंग 2 प्रकार की होती है, एक रैकी पेट्रोलिंग होती है, एक प्रोटेक्टिव पेट्रोल होता है। रैकी पेट्रोल और प्रोटेक्टिव पेट्रोल 2 प्रकार के आप पेट्रोलिंग होते हैं, ये बात भी आप याद रख सकते हैं, ठीक है, याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 26। क्वेश्चन नंबर 26 है, व्हाट इज द पर्पज ऑफ बिवॉक शेल्टर, बिवॉक शेल्टर का उद्देश्य क्या है? देखो नए क्वेश्चन आपके लिए लाए हैं एनसीसी सर्टिफिकेट एग्जाम 2026 को देखते हुए, क्योंकि अब अलग अलग तरह के क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जा रहे हैं, लेकिन क्वेश्चन जो भी हैं वो सारे के सारे इंपॉर्टेंट हैं, तो चिंता की कोई भी बात नहीं है। बिवॉक शेल्टर का मतलब होता है जो टेम्परेरी कैंप बनाया जाता है किसी ओपन फील्ड के अंदर, उसे बोला जाता है, ठीक है। तो प्रोवाइड टेम्परेरी कवर इन दी फील्ड, ओपन फील्ड।
विच फॉर्मेशन इज आइडियल फॉर मूविंग थ्रू डेंस जंगल ट्रेन, घने जंगल में आगे बढ़ने के लिए कौन सी जो संरचना है वो उपयुक्त रहती है। तो घने जंगल में अगर आपको आगे बढ़ना है तो सिंगल फाइल फॉर्मेशन जो है वो बेस्ट रहती है। सेक्शन फॉर्मेशन की यहाँ पर बात हो रही है, आपसे पूछा जा सकता है कि सेक्शन फॉर्मेशन जो है वो कितने तरह की होती है। तो सेक्शन फॉर्मेशन कुल मिलाकर 6 तरह की सेक्शन फॉर्मेशन होती हैं और एक सेक्शन में कुल 10 जवान होते हैं। वे कौन कौन सी 6 सेक्शन फॉर्मेशन है? सबसे पहली होती है सिंगल फाइल फॉर्मेशन, सिंगल फाइल फॉर्मेशन। दूसरी होती है फाइल फॉर्मेशन। तीसरी होती है एरो हेड फॉर्मेशन, एरो हेड फॉर्मेशन। नेक्स्ट होती है डायमंड फॉर्मेशन, डायमंड फॉर्मेशन। फिर होती है स्फीयर हेड फॉर्मेशन, स्फीयर हेड फॉर्मेशन। और नेक्स्ट हमारी होती है एक्सटेंडेड लाइन फॉर्मेशन। तो ये जो हैं 6 तरह की हमारी सेक्शन फॉर्मेशन होती हैं जो आपको याद रखनी है। व्हाट इज़ द टर्म फॉर मूविंग साइलेंटली टू अवॉइड द डिटेक्शन ऑफ बाय द एनिमी, दुश्मन की नज़र से बचने के लिए चुपचाप आगे बढ़ने को क्या बोलते हैं? उसे स्टॉकिंग बोलते हैं, दबे पांव चलना बोलते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारा नेक्स्ट आएगा मिलिट्री हिस्ट्री से। सबसे पहला, हु इज़ नोन एज फादर ऑफ इंडियन आर्मी, भारतीय सेना के जनक किसे कहा जाता है? तो भारतीय सेना के जनक फील्ड मार्शल सैम मानेकशॉ, के.एम. करियप्पा। तो के.एम. करियप्पा जी को कहा जा सकता है क्योंकि जब जो 15 जनवरी को आर्मी डे मनाया जाता है वो इसीलिए मनाया जाता है क्योंकि इन्होंने आर्मी के चीफ के रूप में इंडियन आर्मी को ज्वाइन किया था। तो ऑप्शन बी करेक्ट आंसर है। ठीक है यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच वार लेड टू द क्रिएशन ऑफ बांग्लादेश, किस युद्ध के परिणाम स्वरूप बांग्लादेश का निर्माण हुआ? तो भारत पाकिस्तान का जो 1971 का वॉर था उसके तहत बांग्लादेश का निर्माण हुआ। 16 दिसंबर को जीत हासिल की थी, तो इसीलिए 16 दिसंबर को विजय दिवस के रूप में मनाया जाता है। 16 दिसंबर विजय दिवस के रूप में मनाया जाता है। पाकिस्तान के ढाका में, अफगानिस्तान के अगर हम बात करते हैं यहाँ पर, ढाका जो है वो बांग्लादेश की राजधानी है। ठीक है, पहले ये पाकिस्तान के अंडर ही आता था। इसे जो बांग्लादेश है इसे पूर्वी पाकिस्तान के नाम से जाना जाता था, पूर्वी पाकिस्तान। ठीक है, तो हमारा भारत पाकिस्तान का युद्ध हुआ, पाकिस्तान को हराया, नए देश को बनाया गया जिसका नाम बांग्लादेश रखा गया। वहाँ पर ढाका के अंदर पाकिस्तान की जो सेना थी उसने आत्मसमर्पण किया और लगभग 90,000 से ज़्यादा सैनिक, लगभग 93,000 जो सैनिक हैं उन्होंने जो है हार मानी। ठीक है, ये बात आपको याद रखनी है। 1971 के युद्ध के अंदर आर्मी के जो चीफ थे वो सैम मानेकशॉ, सैम बहादुर थे और हमारी जो पीएम थी वो थी श्रीमती इंदिरा गांधी जी। तो ये इंपॉर्टेंट बातें याद रखनी है। व्हाट वाज द ऑपरेशन लॉन्च्ड बाय द इंडिया इन 1999 ड्यूरिंग द कारगिल कॉन्फ्लिक्ट, कारगिल का जो युद्ध हुआ था उसमें भारत द्वारा कौन सा ऑपरेशन शुरू किया गया था? तो कारगिल के युद्ध के अंदर जो भारत का ऑपरेशन था उसका नाम था ऑपरेशन विजय, ऑप्शन ए। हु वाज द फर्स्ट रिसिपिएंट ऑफ परमवीर चक्र, परमवीर चक्र के प्रथम प्राप्तकर्ता कौन थे? तो वो थे मेजर सोमनाथ शर्मा, इन्हें 1947 में मिला था। ठीक है, कैप्टन विक्रम बत्रा जी को 1999 वाले युद्ध के लिए मिला था। ठीक है, इन्हें 1947 वाले युद्ध के लिए मिला था। इन विच ईयर वाज द इंडियन नेशनल आर्मी फाउंड, भारतीय राष्ट्रीय सेना यानी कि आज़ाद हिंद फौज की बात हो रही है यहाँ पे। आज़ाद हिंद फौज की स्थापना कब हुई? तो आज़ाद हिंद फौज की जो स्थापना हुई थी वो सितंबर 1942 में हुई थी, यानी कि 1942 में। और मोहन सिंह भाखना जो है उन्होंने सिंगापुर के अंदर इसकी स्थापना की थी। बाद में सुभाष चंद्र बोस जी के द्वारा इसे लीड किया गया था 1943 के बाद। हु लेड द INA ड्यूरिंग द इंडियाज फ्रीडम स्ट्रगल, भारत के स्वतंत्रता संग्राम के दौरान INA का नेतृत्व किसने किया? तो स्वतंत्रता संग्राम के दौरान INA का नेतृत्व किया था सुभाष चंद्र बोस जी ने। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर यहाँ पर हो जाएगा, ऑप्शन बी। नेक्स्ट टॉपिक हमारा आता है, नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, विच बैटल इन 1757 मार्क्ड द बिगिनिंग ऑफ ब्रिटिश रूल इन इंडिया, 1757 की कौन सी लड़ाई ने भारत में ब्रिटिश शासन की नींव रखी? तो ये थी बैटल ऑफ प्लासी, बैटल ऑफ प्लासी। बैटल ऑफ प्लासी की अगर डेट आपसे पूछी जाए तो 23 जून 1757 को बैटल ऑफ प्लासी हुई थी, यानी कि प्लासी का युद्ध हुआ था। प्लासी एक जगह है जो कि बंगाल में पड़ती है और ये हुगली नदी के किनारे युद्ध हुआ था। और किस किस के बीच में था? ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी और नवाब ऑफ बंगाल के बीच में था, नवाब ऑफ बंगाल के बीच में। और उस साइड में अंग्रेज थे, इस साइड नवाब ऑफ बंगाल थे। ठीक है, 23 जून 1757 को हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच इंडियन किंग रजिस्टर्ड अलेक्जेंडर द ग्रेट, किस भारतीय राजा ने सिकंदर महान का प्रतिरोध किया? तो सिकंदर महान का प्रतिरोध किया था राजा पोरस ने।
ठीक है, ऑप्शन बी करेक्ट आंसर यहाँ पे आ जाएगा, राजा पोरस ने। और ये बैटल हुई थी हाइडेस्पीस का युद्ध हुआ था, बैटल ऑफ हाइडेस्पीस, याद रखना। विच ऑपरेशन लेड टू द एनेक्सेशन ऑफ द हैदराबाद इनटू इंडिया, हैदराबाद को भारत में मिलाने हेतु कौन सा ऑपरेशन चलाया गया? तो हैदराबाद को भारत में मिलाने हेतु जो ऑपरेशन चलाया गया था वो था ऑपरेशन पोलो, ऑप्शन ए करेक्ट आंसर। और ये 13 से लेके 18 सितंबर 1948 के बीच चला था, ठीक है, ये बात भी आप याद रख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु वाज द फर्स्ट फील्ड मार्शल ऑफ द इंडियन आर्मी, भारतीय सेना के प्रथम फील्ड मार्शल कौन थे? तो प्रथम फील्ड मार्शल थे फील्ड मार्शल सैम मानेकशॉ जी, ठीक है, फील्ड मार्शल सैम मानेकशॉ जी जो थे वो प्रथम फील्ड मार्शल थे, ऑप्शन बी करेक्ट आंसर है यहाँ पर। हु लेड दी अफगान फोर्सेज इन दी थर्ड बैटल ऑफ पानीपत, 1761 के पानीपत के युद्ध में अफगान सेना का नेतृत्व किसने किया? तो 1761 का जो पानीपत का युद्ध था, यानी कि पानीपत का तीसरे युद्ध की बात हो रही है, तो वो अहमद शाह अब्दाली ने किया था। पानीपत के 3 युद्ध हुए थे मुख्य रूप से, एक 1526 में हुआ था पहला युद्ध, दूसरा 1556 में हुआ था, तीसरा 1761 में हुआ था। 1526 का जो युद्ध हुआ था वो बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच में हुआ था, इब्राहिम लोदी के बीच में। दूसरा 1556 वाला जो हुआ था दूसरा युद्ध वो अकबर और हेमू के बीच में हुआ था, अकबर और हेमू के बीच में। और तीसरा जो युद्ध हुआ था वो मराठों और अहमद शाह अब्दाली के बीच में हुआ था, ये बात भी आपको याद रखनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा बनता है क्वेश्चन नंबर 12, व्हाट वाज द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ क्विट इंडिया मूवमेंट, क्विट इंडिया मूवमेंट भारत छोड़ो आंदोलन 1942 में हुआ था, गांधी जी ने चलाया था ये, ठीक है, और इसका मेन मतलब था कि इमीडिएट इंडिपेंडेंस फ्रॉम ब्रिटिश रूल, ब्रिटिश शासन से तुरंत स्वतंत्रता प्राप्त करना। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कम्युनिकेशन वाले टॉपिक से, और कम्युनिकेशन वाले टॉपिक में जो है व्हाट इज़ द फुल फॉर्म ऑफ VHF, VHF का पूर्ण रूप क्या है? तो VHF का पूर्ण रूप होता है वेरी हाई फ्रीक्वेंसी, ऑप्शन ए करेक्ट आंसर यहाँ पर हो जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन, सीमाफोर सिस्टम कम्युनिकेट यूजिंग व्हाट, सेमाफोर जो प्रणाली है उसमें किसके माध्यम से संदेश दिया जाता है? तो उसमें हैंड हेल्ड फ्लैग, हाथ में पकड़े गए झंडे के माध्यम से जो है संकेत दिए जाते हैं। विच डिवाइस इज यूज्ड फॉर लॉन्ग डिस्टेंस मिलिट्री कम्युनिकेशन, लंबी दूरी के सैन्य संचार के लिए कौन सा उपकरण प्रयोग किया जाता है? तो रेडियो सेट प्रयोग किए जाते हैं। और नेक्स्ट हमारा जो क्वेश्चन है वो है की प्रिंसिपल ऑफ इफेक्टिव कम्युनिकेशन, प्रभावी संचार का मुख्य सिद्धांत क्या है? तो प्रभावी संचार का जो मुख्य सिद्धांत है वो है क्लैरिटी एंड कंसाइंस, स्पष्टता और संक्षिप्तता। देखो इस वीडियो को बनाने में बहुत ज़्यादा मेहनत लगी है, और आप जो मेरी मेहनत का जो रिवॉर्ड दे सकते हो वो दे सकते हो इस वीडियो को शेयर करके अपने दोस्तों के साथ, ताकि वे भी अपने एग्ज़ाम के अंदर A ग्रेड लेके आ सकें और अच्छे से पढ़ाई कर सकें। आई होप ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। इस तरह की और वीडियो के लिए जुड़े रहिए प्राउड NCC यूट्यूब चैनल के साथ। नेक्स्ट वीडियो तक जय हिंद, जय भारत, थैंक यू वेरी मच।